So welcome back, guys. We are back with the another stream. Or today we will talk about the worst defeat of Pakistan in the final against mighty England. We can say a mighty England because right now they are the champions of T20 as well as One Day. So लेट्स स्टार्ट विद दी विनय. सो विनय, आपका क्या कहना है? मतलब ये जो मतलब हमारी जो जीत है, जो इंग्लैंड की जो जीत है, नहीं हमारी नहीं, जो इंग्लैंड की जो जीत है, उसके मतलब क्या क्या फैक्टर रहे, क्या क्या उनकी जीत के फैक्टर रहे, और मतलब क्या क्या पॉइंट्स थे, मतलब किस किस जगह पर उन लोगों ने मतलब पॉइंट मतलब मैच का रुख बदला, क्या क्या की मूवमेंट थे, थोड़ा सा आप इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा लाइट डालें. थैंक यू। एक्चुअली क्या है कि जो इंग्लैंड है उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। पहली बात तो जो उन्होंने गलतियां की हैं आयरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने किया है, तो उन्होंने उससे सीख ली है। जो 2016 में उन्होंने जैसे कि हार गए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उससे उसने सीख ली है। जो इंडिया का जो दौरा हुआ था, सॉरी, जो इंडिया इंग्लैंड गई थी उसमें वो डिफीट हुई थी इंग्लैंड, तो उससे उसने सीख ली है। अगर आप देखेंगे पूरा इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड का कोई एक मैच विनर नहीं है। उनके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मैच विनर मिलते रहे हैं। आपको सेमीफाइनल का मैच विनर अलग है, फाइनल का अलग है, और जो उनका कहते हैं जो की मैच था वर्सेस श्रीलंका, जो हैव टू विन मैच था वो जीते, उसका मैच विनर अलग था। तो इन्होंने अपनी जो गलतियां करी थी उससे सीख लिया और बेहतरीन क्रिकेट खेला बेन स्टोक ने, ऑफ कोर्स, क्योंकि 2016 में सबसे ज्यादा रन खाए थे उन्होंने। लास्ट ओवर जो 19 रन चाहिए थे उनमें 4 छक्के बढ़वाए थे। फिर उसके बाद वो जिस तरह से ग्रूम होके आए हैं, अपनी गलतियों से सीखा है। 2019 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, और हम ये भी कहते हैं कि ये भी उन्होंने जिताया, क्योंकि आज जिस तरह से इंग्लैंड कोलैप्स कर गया था बीच में, स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि जीत जाएगा, बट जो मिडिल ओवर आए थे 2-3 ओवर, उसमें कोलैप्स कर गया था। लेकिन बेन स्टोक वहां पे खड़े रहे। हम लोगों को भी काफी क्वेश्चन हो रहे थे कि बेन स्टोक इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं, डॉट क्यों कर रहे हैं, बट he know each and everything because he is a great player right now for T20 and Test. That's my opinion on this. सो अमित, आपसे मतलब मैं यही पूछना चाहूंगा कि आज के इंग्लैंड ने जिस तरह से खेल दिखाया है, तो इसका मतलब क्या की मोमेंट्स थे, किस मतलब, और उनके मतलब किस तरह की उनकी गेंदबाजी थी, उन्होंने मतलब गेंदबाजी ज्यादा अच्छी की है या उनकी बैटिंग ज्यादा अच्छी है, मतलब की मोमेंट्स आप क्या बताएंगे इंग्लैंड की जीत के आज के? मैं तो बोलूँगा कि पूरी टीम का इक्वल एफर्ट है। बैटिंग प्लस बॉलिंग प्लस फील्डिंग, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कि वन साइड मीन्स वन हीरोइक मोमेंट था। बाकी सभी एज अ हीरोइक रोल प्ले किया सभी ने। बॉलर्स ने स्पेशली मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया है। उनको पावर प्ले में अटैक नहीं करने दिया। आप देखेंगे तो 6 ओवर में शायद उनके 39 या 40 रन ऐसे कुछ थे। 6.25 का 6.5 का रन रेट ही था। तो उन्होंने पावर प्ले में उन्हें अटैक नहीं करने दिया। और वैसे भी T20 फॉर्मेट में अगर आप पावर प्ले अच्छे से रोक देते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है सामने वाले को स्कोर करना। तो पहली बात तो पावर प्ले में उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया। फिर उनके सैम करन जो बहुत काफ़ी यंग हैं, और मतलब मैं तो ये बोलूँगा उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि वो एज अ डेथ बॉलर बने हैं। वो डेथ बॉलर थे नहीं, लेकिन उन्हें वो जो 1-2 साल में बने हैं और उन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छा प्ले किया है एज अ डेथ बॉलिंग में। स्पिन भी आप देखेंगे कि आदिल रशीद ने बहुत कमाल का स्पिन किया है। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ उनके स्पिन अटैक से। तो बॉलिंग मैं अगर बैटिंग से कंपेयर करना चाहूँगा तो बॉलिंग में ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा इंग्लैंड टीम को। काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया, और ऐसे कोई बड़े नाम भी नहीं है कि आईसीसी रैंकिंग में ऐसे कुछ आते हो पहले 2 नंबर या 3 नंबर। सभी के सब आप देखेंगे ऐसे रैंकिंग में लो है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज बहुत इम्पैक्ट वाइज इम्पैक्ट कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे उनके सैम करन हैं, आदिल रशीद हैं, बेन स्टोक्स हैं। तो एज ए कंप्लीट वो टीम खेलते हैं, ना कि एक ही डिपेंड करें कि जॉस बटलर मारेंगे तो बाकी टीम चलेगी, नहीं मारेंगे तो चलेगी। तो ओवरऑल टीम पर परफॉर्मेंस था ये। और यस, बहुत ही अच्छा खेला उन्होंने। और इवन मैं थोड़ा पाकिस्तान का
साइड भी बोलना चाहूंगा कि उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की है, बॉलिंग में काफी इंप्रेस किया। थोड़े आज बैटिंग में उनके मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान के बारे में हमें डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। मैं इंग्लैंड के ऊपर ही रहना चाहता हूँ, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो देवेंद्र, आपके हिसाब से मतलब क्या वो 2 पॉइंट थे ऐसे, मतलब आप शेयर करें इंग्लैंड की तरफ से जो लोगों को मतलब जिसने उनको फाइनल जिताया। देवेंद्र, इंग्लैंड को फाइनल जिताया। इंग्लैंड के जीतने का सबसे बड़ा कारण उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों है। उन्होंने बॉलिंग भी काफी अच्छी की है, पाकिस्तान को ज्यादा रन स्कोर नहीं बनाने दिया, जिसकी वजह से उनको भी बेनिफिट हुआ। उनको पता था कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, अगर स्कोर ज्यादा होता तो उनको डिफिकल्ट होता तो इंग्लैंड के बॉलर। देवेंद्र, आप अगर एक मतलब आप अपना ईयरफोन निकाल के अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा सा आपके में से नॉइस आ रहा है। ओके जी, हेलो, अभी तो ठीक है क्या? हाँ, भी ठीक। अभी आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ हाँ, ठीक है, अभी ठीक है, स्टार्ट करिए। जी बोलिए देवेंद्र, स्टार्ट हेलो। करिए। There is a problem with Deven's network, so हेलो, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं थोड़ा सा मेरी आवाज आ रही है? मतलब मैं हाँ देवेंद्र, आ रही है आपकी, बहुत देर से आ रही है। स्टार्ट करिए। तो ठीक है, वो उनको ज्वाइन करते हैं, वो ज्वाइन कर लेंगे बाद में। तो थोड़ा सा मैं 1-2 पॉइंट थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इंग्लैंड की जीत में। तो इंग्लैंड की जीत के मेरे हिसाब से काफी ज्यादा पॉइंट्स थे। सबसे पहले मैं पावर प्ले जो इंग्लैंड ने खेला बैटिंग साइड में, जो उन लोगों ने करीब 3 ओवर में ही 34 रन और उन्होंने ठोक दिए थे। मेरे हिसाब से मतलब साइन अफरीदी ने एलेक्स हेल को आउट किया, उसके बाद भी 3 ओवर में 34 रन जो इंग्लैंड ने जोड़े हैं, मेरे हिसाब से वहां पे उन लोगों ने मेरे हिसाब से 60% मैच जीत लिया था। क्योंकि पावर प्ले में आके आपने एकदम पाकिस्तान को मतलब एकदम दबाव में ला दिया यार। तो मतलब 3 ओवर में 34 रन, और वही तुम्हारी पाकिस्तान टीम का पावर प्ले कैसा गया था, मतलब 6 रन के मतलब 6 रन का रन रेट था उनके पास, ठीक है। और वहीं आप मतलब इंग्लैंड का लीजिए 3 ओवर में मतलब 34 रन। तो मेरे हिसाब से एक वो एक की पॉइंट था कि जहाँ पे वहां पे चेंज किया। उसके बाद शाहीन अफरीदी को जो चोट लगी है, शाहीन अफरीदी को चोट लगने के बाद जो इफ्तिकार ने बॉलिंग करी है, इफ्तिकार पे जब लास्ट की 2 गेंद पे जो चौका छक्का पड़ा है, वहां से मोमेंटम फिर चेंज हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि बीच में 4 ओवर या 5 ओवर केवल 11 या 12 रन आए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं काफी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि बेन स्टोक बैठा हुआ था, मोइन अली था, उसके बाद सैम करन जैसे, और ये उनकी जो बैटिंग है वो उसमें काफी डेप्थ है। तो मैं इसमें काफी श्योर था कि मैच तो ये इंग्लैंड ही जीतेगी, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि डिले हो जाए। यहाँ लिविंगस्टन, वही मैं नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मतलब उनकी बैटिंग में बहुत डेप्थ है। तो यही मेरे हिसाब से ये 2 बहुत ज्यादा की पॉइंट थे। ऊपर से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो आपके जो वो थे हैरी ब्रूक, मैं उनके बारे में थोड़ा सा मुझे डाउट है कि मतलब किस तरह से वो खेलते, मतलब इतना बेन स्टोक मतलब इतनी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, इतना मतलब 3-4 ओवर जो उनके खाली गए हैं, उसके बाद भी वो मतलब कोई रिस्की शॉट नहीं ले रहे हैं। मतलब इतना बड़ा प्लेयर वो रिस्की शॉट नहीं ले रहा है। और हंस के उसने क्या कहते हैं ये आपके जो पाकिस्तान के कौन से बॉलर थे जिन्होंने मतलब उनको कई बार बीट किया था, नसीम साहब को उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है। मतलब फाइनल में आके उन्होंने रेस्पेक्ट दिया है। नसीम साहब को बोला कि ही इज डूइंग वेरी गुड। उनके उससे हाव भाव से पता पड़ा। तो मेरे हिसाब से बेन स्टोक का तीसरा की पॉइंट था कि मतलब एंड तक टिके रही। तो ये 3 पॉइंट थे मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान को जो इंग्लैंड को मतलब वर्ल्ड कप जिताने में सहायक हुए। और ठीक है, तो देवेंद्र ऐड हो गए, मैं उनको ऐड करता हूँ दोबारा से। जी देवेंद्र, आप बोलिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से बहुत ही कम स्कोर बनाने दिया पाकिस्तान को। आप देख सकते हैं कि उसके बाद जब इंग्लैंड का बैटिंग था, उस टाइम पे उनको काफी स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ, मतलब ऑन इन मिडिल कह सकते हो, उतना ज्यादा रन नहीं दे पा रहे थे। तो वो उन पे थोड़ा प्रेशर डाल सकता था अगर ज्यादा स्कोर होता तो कम स्कोर की वजह से उन्होंने मैनेज किया और वो इस मैच को जीतने में कामयाब है। जी। तो विनय, मैं आपसे फिर से शुरू करना चाहूंगा
आप ये बताइए मतलब पाकिस्तान की मतलब बॉलिंग की आप रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि मैं तो रिस्पेक्ट दे रहा हूँ उनको। 100 मतलब 140 का टारगेट उन्हें चेज करना था इंग्लैंड को, उसके बाद भी पाकिस्तान ने मैच लड़ा दिया था। आपके अगर यही रन आपके 160 होते, 160 या 165 भी अगर आपके रन होते, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तान आपको मतलब एंड तक टक्कर दे सकता था, और हो सकता था कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो आप इंग्लैंड को मैच जिता देते। तो आपको इस पर मतलब क्या कहना चाहेंगे, मतलब पाकिस्तान की जो मतलब बॉलिंग रही है एज कम्पेयर टू बैटिंग, आप उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। होता क्या है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो हमेशा से बैटिंग से हमेशा ही से ही नंबर 1 रही है। अगर आप देखेंगे, अगर हम उनकी बैटिंग 19 है तो बॉलिंग उनकी हमेशा 20-21 ही है, यानी कि 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ज्यादा ही है। तो इशू कहाँ आया? इशू उनकी बैटिंग में आया, उनका द वे दे वर प्लेइंग लाइक रिजवान एंड शान मसूद, बाबर आजम, they are playing old fashioned game. Okay, they were playing old fashioned T20. As Nasir Hussain said to India that India is starting playing old fashioned game. तो मैं वो कहूंगा कि ओल्ड फैशन आज पाकिस्तान खेल रहा था। बॉलिंग नो डाउट उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, बट होता क्या है जब आपके बोर्ड पे कम टारगेट होता है ना, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करनी पड़ती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए। अगर वो होते तो ऑफकोर्स थोड़ा सा रोमांच और आता मैच में, और थोड़ा सा मैं सोचता तो एंड तक जाता, बट वो बिल्कुल ही नहीं हो पाया। मेरे को ऐसा लगा, देखिए ये मेरा थिंकिंग है, आई डोंट थिंक सो कि आप लोग उस पर एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो मैच हार रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने कैच लिया था तो वो इतना कुछ ऐसा लगा भी नहीं कि उसकी ज्यादा लगी है क्या। अगर वो बॉल डालने आते, उन पे शॉर्ट रन पड़ जाते, लीक हो जाते, तो उनके मीम्स बनना स्टार्ट होते, जो 2020 हो गया था कि उन्होंने 18 रन से 19 रन लीक किए थे, जो जिसमें अक्षर अली ने कैच छोड़ा था। मे भी मेरे को ऐसा लगा कि वहां फेयर हुआ, उनको थोड़ा डर लगा, ऐसा मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट हाँ, क्योंकि उनका जो कैच उन्होंने लिया है वो बहुत सिंपल और रेगुलर कैच है, उसमें किसी को चोट लगना मुझे नहीं लगता कि होए, बट हाँ, तो उनको थोड़ा फेयर हुआ, डर लगा कि अगर मैं यहाँ से लीक करता हूँ, मैं मेन बॉलर हूँ, तो कैसा रहेगा। बेन स्टोक वहां पे जो अच्छा खेल रहे थे, वो एकदम जमे जमाए प्लेयर थे और उनको सब कुछ पता चल रहा था, वो बड़े मैची खिलाड़ी थे। हैरिस रऊफ बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, नसीम शाह थोड़े महंगे हुए, वसीम थोड़ी ऑर्डिनरी गेंदबाजी थी उनकी, लेकिन अगेन मुझे फिर से शादाब ने इम्प्रेस किया है, क्योंकि वो कभी भी आप उनको देख लोगे ना, उनका इकोनॉमी रेट ज्यादा नहीं रहा है, इवन वो बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करते, फील्डिंग में भी करते। तो मैं कहूंगा शाहीन अफरीदी एक अच्छे थे आज बॉलिंग, लेकिन एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैंने शादाब के बारे में, कि मतलब वो कभी प्रेशर में नहीं आता है। एक चीज आप थोड़ा सा और इसके बारे में बताएं। जी, कि मैंने उसको कभी प्रेशर में नहीं देखा कि मतलब किसी भी मैच हार रही हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रेशर में नहीं आता बंदा। थोड़ा सा इसके बारे में और बताएं। देखो शादाब खान क्या है, वो जो प्लेयर है वो अंडर 19 से खेलते हुए आ रहा है पाकिस्तान के साथ, और वो एक की प्लेयर है। पहले वो सिर्फ मेनली बॉलिंग करते थे, फिर पीएसएल में उनको बैटिंग सिखाई, उनको ग्रूम करा, उनको प्रिपेयर किया कि नहीं आप थोड़ा बैटिंग भी कीजिए। हम देख सकते हैं कि 2 विकेट गिरने के बाद काफी बार शादाब खान आए, और उनकी जो बॉलिंग है वो तो अच्छी बॉलिंग है। अगर हम अश्विन स्पिनर से कंपेयर करेंगे तो वो पिटते हैं, वो इतना मतलब मैं कहूंगा कि अश्विन का ज्यादा एक्सपीरियंस है उनसे ज्यादा, बट वो पिटते हैं। बट शादाब खान का आप इकोनॉमी देखेंगे इंडिया के अगेंस्ट और किसी के भी अगेंस्ट देखेंगे, इकोनॉमी बहुत अच्छा है उनका, इवन वो बैटिंग भी अच्छे करते हैं। की पॉइंट था कि वो शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा बॉलिंग स्टार्ट किया था, बट उनकी रिदम खो गई थी। राउफ अच्छे थे, फिर रिदम खो गई, लेकिन वसीम, जूनियर वसीम और नजीम शाह दोनों ही आज फ्लॉप रहे, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं क्या कहते सिद्धांत शर्मा से भी एग्री करूंगा कि जो स्टार्ट किया क्या कहते पावर प्ले का गेम जो कर रही है, क्या नाम, इंग्लैंड, वो बहुत अच्छा कर रही है। इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने किया था, विकेट भी गिर रहे हैं तो अभी वो रन मार रहे हैं, बट वो मैच कब हार गए थे जब आपका 150 या 160 से तो चांसेस थे डिफरेंट। मैं कहूंगा कि बैटिंग कोलैप्स कर गया, इसकी वजह से हारे, बॉलिंग में पूरा एफर्ट दिया। जी विनय, थैंक्स। तो अमित, आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब पाकिस्तान का जो इस तरह से बैटिंग, जैसे हम अभी विनय ने बताया कि बैटिंग उनका कोलैप्स कर गया, इवन तो मतलब उनके पास तो मोहम्मद हारिस भी नई एंट्री हुई है उनकी,
ठीक है, शान मसूद ने भी आज काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मोस्टली लोग बोलते हैं कि उनका मतलब जो आपका उनका जो खेलने का तरीका वो काफी स्लो खेलते हैं, लेकिन आज देखिए उन्होंने चौके छक्के भी मारे हैं। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? और ऊपर से बॉलिंग देखिए आप, बॉलिंग कितनी अच्छी की है पाकिस्तान ने, मतलब इसके बाद भी मैच लड़ा दिया है। अगर यही बॉलिंग, अगर इतने ही रन अगर इंडिया के खिलाफ होते तो मेरे हिसाब से इंडिया ने तो ये मैच शुरुआत के 10 ओवर में ही हार जाना था। जी अमित। यस यस, बैटिंग में थोड़ा हाँ, और मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे जो मोहम्मद हारिस है उनकी वजह से भी थोड़ा बैटिंग लाइनअप में प्रेशर पड़ा है, क्योंकि वो 6 डॉट खेल गए थे आते से उनका, इसलिए उनको ऊपर भेजा था ताकि वो थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट देखे। नीचे वाले वो इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, इनको थोड़ा रिलैक्स फील करवाए। लेकिन वो जिस तरीके का शॉट मार, शायद कैच आउट हुए हैं, एम आई राइट, शायद कैच आउट हुए हैं वो आदिल रशीद की बॉल पर। तो उन्होंने 6 डॉट पहले बॉल खेलनी, उनका कोई भी रिदम नहीं लग रहा था, पूरी की पूरी डॉट बॉल खेल रहे, तो वो मजबूर हो गए थे वो लंबे शॉट खेलने में, तो इसलिए उन्होंने वो वैसा शॉट खेल दिया। और फिर उसके बाद जब आपके अटैकिंग बैट्समैन आउट हो जाता है, उसके बाद फिर आप पर प्रेशर बनता जाता है। और तो उनकी बॉलिंग भी काफी अच्छी रही, जॉर्डन की बॉलिंग अच्छी रही, सैम करन की अच्छी रही। तो मोहम्मद हारिस अगर 10-15 रन ऐड करते तो थोड़ा और कुछ हो सकता था गेम। बैटिंग कॉलिप्स का तो ऑब्वियस ही बात है। पावर प्ले में जैसा मैंने कहा कि पावर प्ले में अगर आपका 8 या 9 के उससे नहीं चल रहा है, आप स्कोर बोर्ड पे बड़ा स्कोर नहीं लगा सकते। और बॉलिंग में ऑब्वियसली 20-30 रन शॉर्ट हो गए। हाँ यस यस, 20-30 रन अगर वो मोहम्मद हारिस अगर मार देते, 20-25 रन ही मार देते तो काम हो जाता। लेकिन वो आज जल्दी आउट हो गए और खेल भी नहीं पा रहे थे वो। आप 6 डॉट खेलना T20 में बहुत बड़ी बात होती है, एक पूरा ओवर मेडन खेल जाना। तो वो थोड़े वो मैं मोहम्मद हारिस को पॉइंट करना चाहूंगा। और बाकी आप बॉलिंग में बोले तो बॉलिंग से मैं इम्प्रेस हूँ थोड़े। मोहम्मद वसीम, उन्होंने पहले मैचेस में जो बॉलिंग की वो आज देखने को नहीं मिली। पहले मैचेस में उनको विकेट्स भी काफी अच्छे मिले, थोड़े वो बॉलिंग और उनका ऐड होता। जैसे इफ्तिकार अहमद के बाद शाहीन शाह अफरीदी को चोट लगी, उसके इफ्तिकार अहमद आए, एक चौका खाया उन्होंने, एक छक्का खाया। उसके बाद फिर मोहम्मद वसीम ने कम से कम शायद 14-15 रन दे दिए होंगे। तो वहां से 3 चौके पड़े थे लगातार, 3 चौके। तो उसी से एक तो पहली बार अगर आपका स्कोर बोर्ड पे 137 रन है तो आप पहली मेंटली गेम हार जाते हैं। 137 रन अगर स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ है तो बॉलर्स के मन में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, ग्राउंड भी बड़ा है और बॉलर्स भी थोड़े अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं। उनको जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। उनको पहले से ही लगता है कि आप 50-60% मैच हार चुके हैं 137 में। तो वो ये सब रीजन मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन अच्छा, मैं बॉलिंग को ज्यादा क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान के, कि उन्होंने इतने कम स्कोर पे भी इतना मैच रोमांचक बनाया और फाइट किया। तो कांग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड टीम फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप सेकंड टाइम। और अच्छा लगा आज जिस तरीके से गेम। तो आज एक और मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जैसे इंग्लैंड सेमीफाइनल में क्रिस जॉर्डन को लेके आई है, ठीक है, उसी तरह से मतलब आज की उनकी परफॉर्मेंस देखिए, सेमीफाइनल की उनकी परफॉर्मेंस देखिए। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? तो विनय से स्टार्ट करते हैं। मतलब विनय की इनकी क्रिस जॉर्डन को एकदम से मतलब सेमीफाइनल में उतार दिया, फाइनल में उतार दिया, दोनों मैच में उनकी परफॉर्मेंस देखिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा मैं कहूंगा कि अप टू द मार्क नहीं रहे थे, क्योंकि उनको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, तो हार्दिक पांड्या ने उनके पीछे गए और उनको रन मारे। बट आज की मैच में ऐसा था कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था, क्योंकि स्टार्टिंग में विकेट खो दिए थे और पाकिस्तान ने और आदिल रशीद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, सैम करन ने भी अच्छी की थी। तो रेगुलर इंटरवल में विकेट मिलते रहे, उसके बाद इजी हो जाता है आपको कि आपको किसी जो टैलेंटर्स होते हैं उनको बॉलिंग निकालना खाली, तो वो इजी हो जाता है। बट एक कॉल जो लिया था उनको फाइनल में खिलाने की, उन पे एक्सपीरियंस है T20 का, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है वो, क्या कहते हैं, इंग्लैंड साइड से, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड उन्होंने अपने लीग्स खेला है और बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो एक एक्सपीरियंस ऑफकोर्स वो खिलाना चाहेंगे बड़े मैच में। बट इंडिया के मैच में उनका बहुत साधारण प्रदर्शन रहा था। बट नो डाउट आज के मैच में अच्छा रहा, सारे बॉलर अच्छे रहे, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, वो अपनी चीज को एग्जीक्यूट कर पाए और उन्होंने रन कम लीक किए।
ये कहना चाहूंगा। जी, सो अमित, मैं आपसे आपसे ये दूसरा सवाल करना चाहूंगा कि काफी सारे लोग बोल रहे थे, इवन मैंने भी कई बार बोला कि 1992 दोहराया जा रहा है, तो क्या हुआ? मतलब आज के मैच में क्या कुदरत का निजाम फेल हो गया? यस यस, जी जी। जो कि 1992 रिजल्ट में है। बेन स्टोक्स नहीं थे और बटलर नहीं थे, तो ऊपर रिजवान से एक आपके कीपिंग ऊपर थे, कीपर थे। विनय विनय, कीपर एक चीज और रिजवान ऊपर बोल से रहे थे ऊपर कि से 1992 अगर रिपीट हो रहा है हाँ, तो बटलर और स्टोक्स को हटा दो, फिर हो जाएगा। नहीं, ऊपर से एक चीज, एक और चीज विनय, एक चीज बोल रहे हैं आप, उनका उनका कोच ब्रेंडन मैककुलम है। आप ब्रेंडन मैककुलम को मत बोलिए, वो भी एक तीसरी चीज है। मतलब कोचिंग स्टाफ भी देखिए आप, कोचिंग स्टाफ भी उनका मतलब 2020 मेंटेलिटी वाला है। जी अमित बोलिए। माइकल हसी है उनके कोच। नहीं, अभी ब्रेंडन मैककुलम है। पॉल कॉलिंगवुड भी है शायद, पॉल हाँ, कॉलिंगवुड। वो सहायक है, मेन कोच जो है अभी वो है आपके ब्रेंडन मैककुलम। ओके ओके। जी जी, हाँ, तो, तो बोलिए अमित। लेकिन माइकल हसी हैं उनकी बैटिंग कोच हैं शायद। हाँ, बैटिंग कोच है, बैटिंग कोच है माइकल हसी। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। मैंने जो नोटिस किया कि जो आप देखिए, आप सैम करन और मोइन अली, इन दोनों का परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स से और बेहतर हुआ है। आप देखेंगे जो धोनी ने उनको यूज किया है दोनों प्लेयर्स को, कि मोइन अली को आप ऊपर लाके खिला रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स में आईपीएल में, और वहां के उनके शॉट देखिए, और आज भी जो उन्होंने शॉट मारे हैं, तो वो लगभग आप लर्निंग वहां से मिली है मुझे लगता है। सैम करन को भी धोनी ने एज अ बैट्समैन और एज अ बॉलर दोनों अच्छे से यूज किया है, तो वहां से मुझे लगता है थोड़ा ग्रूम और होके आए हैं मोइन अली और सैम करन। आपका क्या कहना है विनय और सिद्धांत और देवेंद्र? नहीं, मैं थोड़ा सा इस पे विनय की बात से मैं थोड़ा ज्यादा एग्री करूंगा आपकी थोड़ी सी धोनी वाले यूज पे। एक मिनट विनय, एक मिनट, मैं थोड़ा सा अमित आपकी बात से थोड़ा सा एग्री नहीं हूँ। विनय ने जिस जो पहले बताया था कि मतलब इनको मतलब ग्रूम किया गया, इनकी टीम नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं ये जो हार्ड लैंड पे गेंद डालना और डेथ में बॉलिंग करना, इसकी इन्होंने प्रैक्टिस की है। इसको इंग्लैंड ने इनको स्पेशली इसके लिए क्या कहते हैं सैम करन को मतलब प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करी है, इनको ग्रूम किया है। तो मेरे हिसाब से तो मैं इस पे एग्री नहीं करूंगा कि धोनी ने इनका यूज किया। धोनी ने आईपीएल में किया है यूज, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा एग्री नहीं हूँ। मैं इससे डिसएग्री नहीं हूँ। मैं इससे कहूंगा इनके कोचिंग स्टाफ ने जो उनको जो उनको मतलब मौका दिया, इनको कोचिंग स्टाफ ने जो उनको बोला कि ये आपको डिलीवर करना है, आपको डेथ स्पेशलिस्ट बनना है, तो वो उन्होंने करके दिया है डेथ स्पेशलिस्ट। आप देखिए सैम करन का मैन ऑफ द मैच रही है, ऊपर से मैन ऑफ द टूर्नामेंट जा रही है सैम करन, और केवल किस पे? केवल बॉलिंग पे। इवन उनकी बैटिंग तो आई नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री रहूंगा कि धोनी वाली बात आईपीएल फ्रेंचाइजी इससे नहीं, उनको ग्रूम किया गया है। जैसे विनय ने बोला कि मतलब ग्रूम किया जाए, जैसे इनको और दूसरे प्लेयर है उनको ग्रूम किया, तो मैं बोलता हूँ कि इंग्लैंड ने ग्रूमिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। ठीक है ना? जैसे आदिल रशीद है, आदिल रशीद को आप देखिए, आदिल रशीद इंग्लैंड के पास मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंग्लैंड के पास एक प्लेयर नहीं है, उनके पास काफी मैच विनर है। अगर आप इंडिया को पिक करोगे तो इंडिया के 2-3 मैच विनर है, वो भी बैट्समैन है। आप विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, और पाकिस्तान में भी बाबर आजम और रिजवान है, और अदर देन कोई बैट्समैन नहीं है और फिर बॉलर है। तो अगर आप देखोगे इंग्लैंड में थ्रू आउट द टूर्नामेंट अलग अलग लोग मैन ऑफ द मैच रहे हैं, और अलग अलग लोगों ने एक क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है मैच जिताने की। तो इससे क्या होता है, एक टीम बनती है, कोई एक प्लेयर पे बेस नहीं है, ये सब प्लेयर उनके मैच विनर है। आप देखोगे तो नंबर 10 तक उनके पास बैटिंग थी। इवन आदिल रशीद भी शॉट घुमा सकते हैं। आदिल रशीद 10 नंबर आदिल रशीद के बारे में तो आदिल रशीद के बारे में मैंने एक चीज बता दूंगा, वो क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास जो टूर्नामेंट है चेस कर रहे हो, तो इट्स प्रीटी मच क्लियर कि वो ऑफ कोर्स जीतेंगे, बहुत क्लियर है। नहीं विनय, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा आदिल रशीद के बारे में कि वो एज अ बैट्समैन जो उनका फर्स्ट क्लास करियर है, वो एज अ बैट्समैन भी खेलते हैं। वो आदिल क्या कहते हैं, वो स्पिनर तो है ही, साथ ही साथ वो थर्ड डाउन या फोर्थ डाउन भी खेलते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट। जी और जी जी। एज अ स्पिनर आए थे, अगर हमें आपको याद हो तो एज अ स्पिनर आए थे वो, और बैटिंग बहुत करते थे, बहुत कम करते थे। और हम देखने जा रहे हैं कि ना सेमीफाइनल में उनको बॉलिंग कराई और ना ही फाइनल में कराई।
उनको कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाया गया, उनको ग्रूम किया कि वो सीधे बैटिंग कर रहे हैं, लिविंगस्टन से ऊपर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो सोच है ना, ये जो थॉट प्रोसेस इंग्लैंड का पूरा चेंज बहुत अच्छे से हुआ है। और इसी की जगह विनय आप मतलब युजवेंद्र चहल का एग्जाम्पल ले लें। उनको मतलब बायलैटरल सीरीज में उनको खिलाया जाता है, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आता है उनकी जगह अश्विन को उतार दिया जाता है। देखिए आप जो वो लोग सोचते हैं वो हम लोग नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मोइन अली को एकदम डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया है मोइन अली ने इस वर्ल्ड कप में। मैं सोचता था कि वो बॉलिंग करेंगे, लिविंगस्टन को बॉलिंग करा रहे हैं, मोइन अली को बॉलिंग नहीं दे रहे हैं। तो ये देखिए ये क्या एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि बेकार है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मोइन अली ने बैटिंग कर चुकी है, आईपीएल में भी कर चुकी है, बिग बैश लीग में भी कर चुकी है, पीएसएल में भी कर चुकी है। तो उनको कैरेक्टर बताया गया, देखिए आप हमारे की बॉल। तो ये चीज मेरे को बहुत ब्रेव कॉल लगा। और जिस तरह से मोइन अली ने खेला पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, फाइनली ले लीजिए, बहुत अच्छा खेला उन्होंने एक बॉल नहीं करी, लेकिन बैटिंग उन्होंने जो उनको चाहिए थी 13 बॉलों पे 19 रन वो उन्होंने बनाया। इंडिया में एक ऐसा भी नहीं है कि बॉलिंग से कोई किसी ने शुरुआत की हो वो बैटिंग में जाके उसका करियर एंड हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। जी तो जी विनय, और हमें एक चीज अलग थॉट प्रोसेस लोग जी इसी से मिलता जुलता एक सवाल और मैं करूंगा कि जैसे हमारी पुरानी जो इंडियन क्रिकेट टीम होती थी, पुरानी इंडियन क्रिकेट टीम में आपके बॉलिंग बुक क्या करते हैं, जो बल्लेबाज थे वो कौन कौन से बॉलिंग कर सकते थे। सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुझे बहुत अच्छे स्पिनर लगते थे वो। प्लस आपके वीरेंद्र सहवाग बॉलिंग करते थे, प्लस आपके सौरभ गांगुली बॉलिंग करते थे, ठीक है, आपके सुरेश रैना बॉलिंग करते थे, युवराज सिंह बॉलिंग करते थे। लेकिन आज की आप क्या कहते हैं, बैटिंग लाइनअप देखिए कोई बॉलिंग ही नहीं करता है। आज की आप अपनी बॉलिंग क्या कहते हैं बैटिंग लाइनअप देखिए, कोई बॉलिंग ही नहीं करता। ना केएल राहुल बॉलिंग कर रहा है, ना रोहित शर्मा, ना विराट कोहली, ना आपके क्या कहते हैं ये सूर्य कुमार यादव, ना उसके बाद जो बैट्समैन आते हैं वो बॉलिंग नहीं कर पाते हैं। रोहित शर्मा स्पिन करते हैं, रोहित शर्मा स्पिन से स्टार्ट किए थे, लेकिन अब देखिए बैट्समैन बने हुए लेकिन बॉलिंग नहीं करते हैं। अब यही चीज आपने क्या कहते हैं, आपका जो एक और बैट्समैन है दीपक हुड्डा, आप उसको लेके गए, लेकिन आप उसको क्या कहते हैं आपने उससे कभी बॉलिंग नहीं करवाई है। तो ये चीज में थोड़ा सा मतलब ये थॉट प्रोसेस मेरे हिसाब से ये चेंज होना चाहिए कि तो मतलब आप केवल आप बैट्समैन केवल बैटिंग ही करेंगे। ये देखिए और अमित और सिद्धांत शर्मा जी, आप मेरे से एग्री करेंगे कि यहीं पे इंडिया मात खाता है, यहीं पे खाता है। ये थॉट प्रोसेस ही उनका अलग है, उनका चेंज है। वो क्या करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं ना, तो वो एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर नहीं पाते हैं। अगर आपने दीपक हुड्डा को खिलाया है तो आपको दीपक हुड्डा बैटिंग में नहीं चले तो बॉलिंग दे दीजिए, लेट इट बी, जो हुआ वो हुआ। बट इंडिया के पास इस पे वो एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, क्योंकि होता है ना कि डर एक होता है, ब्रेव कॉल नहीं ले पाते, क्योंकि आप एक वॉरियर है, आप ब्रेव कॉल लेना पड़ेगा अगर आप मैच खेल रहे हैं। तो इंडिया कहीं ना रहे, लेकिन उनके पास इंडिया का मुझे डर नहीं है। इंडिया का मुझे मोइन अली बॉलिंग नहीं करेंगे तो लिविंगस्टन बॉलिंग कर लेंगे। इंडिया का मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, वो इंडिया के जो कप्तान है और जो कोचिंग स्टाफ है, वो क्या करता है कि बायलैटरल सीरीज के ऊपर जीतने के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। वो ये एम लेके चलते नहीं है कि हमें जाके वर्ल्ड कप जीतना है। हमारा एम जो क्या कहते हैं 2024 का वर्ल्ड कप है, हमारा एम जो 2030 का वर्ल्ड कप है, माइंड में रहेगा नहीं तो, लेकिन उसके हिसाब से प्रिपेयर नहीं करते। आप युजवेंद्र चहल को बायलैटरल, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी बोलिए। आप सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक क्वेश्चन है, मेरे को क्वेश्चन आ रहा है जी मैं देखता हूँ, सिद्धांत जी पे आऊंगा कि आप जो वर्ल्ड कप देख रहे हैं 2019 का देखा और अभी देखा इंग्लैंड में, आप बेन स्टोक्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे प्लेयर लगे हैं। जिस तरह 2016 में बहुत बुरी तरह उन्हें हरवाया था और वो उस तरह से आए, वो आप उस पर दो चीजें बोली, आपके अगर थॉट प्रोसेस में कुछ उनके बारे में अलग आ रहा तो जो मुझे नहीं मालूम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगा बेन स्टोक्स के ऊपर कि सबसे पहले उन्होंने अपने टेम्परामेंट पे बहुत काम किया है। आज भी जैसे आप देखेंगे वो डॉट्स अगर खेल रहे हैं तो उन्होंने अपना टेम्परामेंट लूज नहीं किया है। उनके चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं दिखी कि 5 बॉल डॉट हो गई, अब प्रेशर बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने ऊपर भरोसा जताया उन्होंने कि हाँ मैं संभाल लूंगा।
लाइक विराट कोहली डज और बाकी प्लेयर्स करते हैं कि उन्हें उन्हें उन वो प्रेशर में नहीं आ गई। अगर 5 बॉल डॉट्स खेल ली तो प्रेशर में आ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है जो कि धोनी के पास भी थी कि आपके ऊपर अगर प्रेशर भी है तो यू हैव टू बी कूल, आपको प्रेशर लेना नहीं है, आपको एब्जॉर्ब अच्छे से करते आना चाहिए। और जैसे कि वर्ल्ड कप में उन्होंने शायद 88 मारे थे, शायद 85 या 88 मारे थे वर्ल्ड कप में। उसमें भी आप देखिए 98 बॉलों में 83-84 बन रहे थे, 84 मारे थे। तो उन्होंने अपना रोल पहले अदा किया है कि मुझे टीम मतलब उन्हें पता रहता है कि मेरे बाद कौन आएगा और वो कैसा खेलता है ताकि मैं कैसा खेलूं। वो मेन तो उनका ये पॉइंट लगा कि वो अपनी टीम को लेके चलते हैं, ना कि सेल्फ खेल रहे हैं कि सेल्फ में मुझे मारना है, हिटिंग करना है या चौके छक्के मारना है। वो टीम को लेके चलते हैं कि मेरे नीचे कौन आएंगे, उनके ऊपर क्या प्रेशर रहेगा, उनको अगर मैं आउट हो गया तो वो कैसा खेलेंगे। तो ये मैं पहली बात बोलना चाहूंगा कि एक तो आप उन्होंने टेम्परामेंट बहुत अच्छा रखा है अपना, और स्ट्राइक रोटेशन पे काफी बिलीव किया उन्होंने। वो ऐसा नहीं करते कि डॉट्स खेले जा रहे हैं और प्रेशर में आके छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए। उन्हें पता ही कब डॉट्स खेलना है, कब रन बनाने हैं, कब क्या करना है। तो ये बेन स्टोक्स के ऊपर उन्होंने ये बहुत अच्छा किया है, जिसके कारण वो सक्सेसफुल साबित हुए। जी तो एक चीज और मैं हमें इसके ऊपर क्या कहते हैं, वो अंडररेटेड प्लेयर हैं या नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत वर्ल्ड के अंडररेटेड प्लेयरों में माने जाते हैं, बट उन्होंने इंग्लैंड को तो बड़ी ट्रॉफी जिताई हैं। क्या कहेंगे आप? जी नहीं, मैं अभी क्या कहते हैं आज का सेशन जो है उसके ऊपर नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या कहते हैं एक सेशन हम लोग उसके ऊपर भी रखेंगे कि हमारी जो वर्ल्ड की मतलब हमारी जो बेस्ट 11 है, वर्ल्ड की बेस्ट 11 उसके ऊपर एक सेशन करेंगे हम लोग। तो उसके ऊपर उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे जो बेस्ट 11 है मेरी, उसके अंदर क्या कहते हैं ये बेन स्टोक मेन प्लेयर है। तो मैं नहीं मानता उनको कि वो मतलब अंडररेटेड प्लेयर है, कि मतलब वो बड़े खिलाड़ी नहीं है। बेन स्टोक ऐसा प्लेयर है जो बायलैटरल में नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं वो चले हमें कोई दिक्कत रैंकिंग में ना ही टॉप 5 के ऑलराउंडर है, ना ही टॉप 5 बैट्समैन है, ना ही टॉप 5 बॉलर है। यस वही मैं आपको ये बताना चाहूंगा। जैसे आप मान लीजिए विराट कोहली खेल रहे हैं, उनके नीचे अगर ऐसे प्लेयर आते हैं जो 6 मारने की एबिलिटी नहीं रखते हैं, तो बेन स्टोक्स को पता रहता है कि मुझे कैसा खेलना है ताकि मैं आउट होने के बाद उन पर क्या प्रेशर आएगा। तो पूरा एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन होके खेलते हैं। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सीखी है उन्होंने, वो चीज बहुत अच्छी लगी। हेलो यस सिद्धांत जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी सिद्धांत जी, आवाज आ रहा है आपका। जी आ रहा है। कहना चाह रहा था कि वो मतलब अच्छे प्लेयर तो वो हमेशा से थे। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए आ रही है आपकी आवाज। तो वो अच्छे प्लेयर तो हमेशा से थे, लेकिन मेरे हिसाब से क्या कहते हैं ब्रेक है, वो बड़े मैचों के प्लेयर हैं। वो अपने ऊपर दबाव नहीं आने देते कि भाई मेरे को बायलैटरल सीरीज में अच्छा करना है। जैसे आप इंडियन प्लेयर्स को ले लीजिए, बायलैटरल में एकदम चौके छक्के, शतक पे शतक, दोहरा शतक मार देंगे, 13 शतक। मेन टूर्नामेंट आता है, आईसीसी की टूर्नामेंट आती है, उसमें जाके फेल हुए आते हैं। तो मैं नहीं मानता उनको अंडररेटेड प्लेयर। मेरे हिसाब से बहुत वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर है वो बड़े मैचों में। जैसे पहले रिकी पॉन्टिंग और माइकल बेवन हुआ करते थे, उसी तरह से राइट नाउ इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक है। और प्लस एक चीज और मैं बताता आपको, कि आपने जो चीज बोली कि वो सेल्फिश नहीं है, एकदम आपने सही बोला। उनका भी जो लास्ट ओवर था, उसमें लास्ट ओवर नहीं, जिस ओवर में वो जीते हैं, उस ओवर में उन्होंने चौका मारा है, ठीक है ना। चौका मारने के बाद उन्होंने बल्ला नहीं उठाया अपने लिए कि भैया मैंने अपना अर्धशतक मारा है, बल्ला नहीं उठाया उन्होंने जब लास्ट रन मारा, लास्ट रन में जब वो जीते, एक रन बचा था, तब उन्होंने जीते, तब जा खुश हुए हैं। तो यहीं से आपको पता पड़ जाता है कि मतलब टीम प्लेयर है कि मतलब सेल्फिश प्लेयर है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में आपको रहते हैं कि कई सारे प्लेयर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन नाम लेना जरूरी है। जैसे केएल राहुल को ले लीजिए, आपको कम से कम जब तक 50 नहीं मार लेते हैं तब तक वो इसी तरह से कहते हैं, और जैसे ही 50 मार लेंगे वैसे ही एकदम मतलब उनको पता नहीं क्या हो जाता है, कोई सा भी उल्टा सीधा शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि 50 मार दी, मेरा काम खत्म, अब मेरे लिए 10 मैचों में जगह पक्की होगी आगे। इनफैक्ट 2 बार ऐसा हुआ है, मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं बेन स्टोक, मेरे हिसाब से बहुत बड़े, मैं उनको बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूँ जी। ये मतलब उन कहने का अंडररेटेड का ये मतलब था कि वो मेरे फेवरेट भी हैं।
रैंकिंग्स में उनका नाम नहीं आता कि हाँ, जैसे मेरा ये ranking मैं में ये नहीं कह आप रहा हूँ कि वो अंडररेटेड है, मैं ये बोल रहा हूँ रैंकिंग्स कि हाँ जी बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनको कहीं भी मतलब एक रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है जो हमारे प्लेयर को मिलता है, पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया के बेन स्टोक्स को थोड़ा कम मिलता है। तो उस वे में मैंने बोला था। बट ठीक है, इट्स गुड फॉर हियर दैट स्टोक्स ग्रेट प्लेयर एंड ही विल डू अगेन फॉर। करेक्ट। जी। तो लास्ट में थोड़ा सा लास्ट में एक तो थोड़ा सा ज्यादा खिंच गया ये वाला हम लोगों का सेशन। तो लास्ट में मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि जिस तरह से मतलब ये जो हमारी जो क्या कहते हैं जो इंग्लैंड है और जो मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब 2022 में मतलब 2022 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है। ऐसे ही इनकी जो वनडे लाइनअप है, इनका वनडे लाइनअप भी बिल्कुल T20 की तरह सेम है। तो आपको मतलब 2023 का वर्ल्ड कप जो आ रहा है, आपको क्या लगता है कि मतलब 2023 में किसका पलड़ा भारी है? मैं अपनी तरफ से पहले बता देना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से 2023 का जो वर्ल्ड कप है इंग्लैंड जीत रहा है दोबारा से। भले ही इसमें बेन स्टोक्स ने ऑलरेडी मतलब वनडे से संन्यास ले लिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला वर्ल्ड कप जो है अगेन 2024 का सॉरी 2023 का वनडे वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीत रहा है। या तो अमित और अंकमैन और देवेंद्र, आप तीनों से ये सवाल है, उसके बाद हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। तो आप क्या गए? मेरा तो आंसर रहेगा कि इस बार 2023 डेफिनेटली इंडिया उठाएगा वर्ल्ड कप 50-50 वाला। डेफिनेटली इंडिया विल विन, अच्छा कमबैक करेंगे। अगर उनको मतलब वो टीम मैनेजमेंट में सही से रखते हैं, चीजें ट्रेनिंग्स अच्छे से होती है तो, और इंडिया में है तो इंडिया के वो यूज टू भी हैं पिचेस से, तो मेरा वोट इंडिया की तरफ जाएगा कि 50-50 में वो डेफिनेटली इस बार विन करेंगे। जी विनय। देवेंद्र जी आपका क्या कहना है? विनय जी आपका, देवेंद्र जी आपका क्या कहना है? मैं भी इंडिया को ही पिक करूंगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया की टीम, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया की टीम के प्लेयर्स सही नहीं है। मे बी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ रहता है या फिर प्रैक्टिस या तरह से कह सकते स्ट्रेटजी हम लोग सही नहीं बना पा रहे हैं अभी इंडिया की टीम में कि किस तरह से प्ले करना है, क्या करना है। प्लेयर्स में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि हर एक प्लेयर्स जो इंडिया के हैं उन्होंने कभी ना कभी अच्छा प्ले किया है मैचेस में। ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं खेले हैं, वो किसी मैचेस में अच्छा खेले हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो खेल सकते हैं, बट यही है कि हम लोग प्लानिंग सही नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेटजी सही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम नहीं जीत पा रहे हैं सारे गेम। जी देवेंद्र। विनय आप। विनय जी आपका क्या कहना रहेगा इस पे? हेलो विनय। मेरा भी ये क्या? हेलो विनय, आर यू देयर? आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम पे अमित। तो मैं बस थोड़ा सा यही कहना चाहूंगा, जो आपने बोला कि इंडिया को आप पिक करेंगे, बढ़िया है, क्योंकि अपने देश को पिक करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो सॉलिड साइड है इंग्लैंड है, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो वनडे को भी T20 के हिसाब से खेलते हैं। हमारे क्या है, हमारे यहाँ वनडे क्या कहते हैं टेस्ट के हिसाब से खेला जाता है, T20 वनडे के हिसाब से खेला जाता है। तो मैं इस हिसाब से जब तक हमारे प्लेयर है, हमारे पास हमको ये डिसाइडेड नहीं है चौथे नंबर पे कौन खेलेगा, हमारे ओपनिंग प्लेयर कौन से होंगे, फिर भी हम लोग KL राहुल और शिखर धवन के पीछे चले आएंगे। मतलब हमारे कोई न्यू थॉट ही नहीं है। तो अभी आएगा थॉट आएगा। अभी गेम में अभी T20 फिनिश हुआ है, अभी आप थॉट कैसे बता सकते हैं आगे का? वो टीम मैनेजमेंट सोचेगा। नहीं, एक साल के अंदर वर्ल्ड कप है, एक साल के अंदर वर्ल्ड कप है ना। लेकिन आप एक साल के अंदर वर्ल्ड कप है, और अभी जो T20 जो वर्ल्ड कप हुआ उसकी वजह से हमारे जो मेन प्लेयर हैं उन लोगों ने वनडे मैचेस खेलने से मना कर दिया था। तो मुझे बहुत ज्यादा डाउट है भाई इन लोगों का जो एम रहता है कि मुझे इस साल अपना IPL जिताना है। मुझे इन लोगों से बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं है कि ये मतलब कि ये देश के लिए खेलते हैं।
मुझे बिल्कुल नहीं लगता यही प्लेयर जो ऋषभ पंत है यहाँ पे आके मतलब नो बॉल पे क्या कहते हैं टीम को वापस बुला लेते हैं। रोहित शर्मा गिर गिर के फील्डिंग करते हैं, ठीक है ना। आपके क्या कहते हैं आपके जो रविंद्र जडेजा है चोटिल होने के बाद भी बैटिंग बॉलिंग करेंगे। केएल राहुल मतलब ऐसे ऐसे इस तरह से खेलते हैं, उड़ा उड़ा के खेलते हैं मतलब। और जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में आ जाते हैं ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या जबरदस्ती इनको वहां पे खिलाया जा रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ अमित और देवेंद्र, तो मुझे माफ करें, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ लेकिन मेरे लिए ये जो करंट टीम है और जो उनकी करंट प्लेयर हैं, ये इनकी डेडिकेशन जो है आईपीएल की तरफ ज्यादा है ना कि आपके देश की तरफ। तो मेरा यही है, तो यहीं पे मैं कंक्लूड करूंगा। और इंग्लैंड को मैं थोड़ा सा मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा अगेन, दे डिजर्व टू विन। Yes, They they deserve deserve to to win win. because They really played well. They really good. really played well. I agree. I agree. Okay, so thank you all of you guys. Thank you Amit, thank you Devan for joining this Thank you. session, and Thank you. we will join Vikas. again. Thank you, Devendri. Thanks. Thank you both Thank of all you. of you. Yeah, bye. Bye.